G20 की मीटिंग के बाद जिस तरीके से इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर उभर करके सामने आया, लेकिन जैसे तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है, भारत और कनाडा के रिलेशन बहुत अधिक टेंस हो गए हैं, डिटेरियोरेट कर गए हैं। दोनों ने एक दूसरे देशों के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको अपने यहाँ से एक्सपेल कर दिया है। एडवाइजरीज जारी की जा रही हैं, ट्रैवलिंग की, एजुकेशनल जो स्टूडेंट्स हैं वहां उसके लिए की जा रही है। और लेकिन इसी बीच में एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर कहीं छुप के रह गई है, और वो ये है कि यूनाइटेड अरब अमीरात और जिस तरीके से सऊदी अरब को इसमें शामिल किया गया था मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर में, उसमें एक अहम खिलाड़ी जो था वो सऊदी अरब था। और सऊदी अरब ने अभी इजराइल का एक नया मैप जारी किया है, और उस मैप के अंतर्गत उसने फिलिस्तीन को दिखाया है। और ये एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि बिना सऊदी अरब और इजराइल के इस एग्रीमेंट में आए हुए ये जो मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको जो है धरातल पर नहीं उतारा जा सकता है। पूरे मैटर को हम समझने चल रहे हैं कि क्या ये प्रोजेक्ट भी खटाई में पड़ने जा रहा है, और जिस तरीके से घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं उस परिस्थितियों में किस तरीके से इस योजना को लागू किया जाएगा, हम उस पर आपके साथ चर्चा करने चल रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल लोक सेवक द स्टडी IQ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारे इस इमर्जिंग चैनल को अपना सपोर्ट दें। और आप ये सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके, ताकि हम उन व्यूवर्स तक पहुंच सकें जो UPSC और स्टेट PCS एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके लिए हम एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आ रहे हैं, विशेष करके UP PCS 2024 के लिए और ROA RO की परीक्षा के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ प्रश्न पहले से ही जुड़े हुए थे जिन पर चर्चा की जानी बहुत आवश्यक थी। जो मिडिल ईस्ट इंडिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर था, और उसमें सबसे बड़ा ये था कि ये जो पार्टनरशिप है वो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की तरह से 2020 से ही चर्चा में थी, लेकिन ये कॉस्ट इफेक्टिव कितनी है हमें ये भी देखना होगा। और जैसी कि जानकारी आई कि अगर हम डायरेक्ट कनेक्शन यूरोप के साथ इंडिया और UAE और सऊदी अरब और इजराइल के हैफा पोर्ट के होते हुए करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारा ट्रेड होगा वो 40% फास्टर हो जाएगा, जिसके चलते कहीं ना कहीं कास्ट में भी जो है काफी कमी आएगी, क्योंकि ये लगभग ऐसा माना गया है। और अब चूंकि मैप भी इसका जारी किया गया है यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से, तो उसमें ये हम देख सकते हैं कि लगभग 6,500 किलोमीटर का ये रूट होने जा रहा है, जिसमें सी रूट है, रेल लिंक रूट है, और जिसके थ्रू ये पूरा व्यापार होना था। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ गई हैं, किस तरीके के इश्यूज इमर्ज कर रहे हैं, क्या ये बन भी पाएगा कि नहीं बन पाएगा, क्योंकि रिड्यूस डिस्टेंस ये इसका एक बेनिफिट है। इंटीग्रेशन ऑफ एशिया और यूरोप, इस पर बहुत अधिक टाइप की गई है। काउंटर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिस तरीके से चाइना का इमरजेंस हुआ है और चाइना ने सिल्क रोड को न्यूट्रलाइज कर दिया है, उसको एक तरीके से सैन्यीकरण जिस तरीके से किया है, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट BRI की तरह करके जिस तरीके से अपने को पूरे वैश्विक जो ऑर्डर है उसको बदलने का प्रयास किया है, उसके चलते इसे काउंटर के रूप में देखा जा रहा था। और साथ ही साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा जो है ट्रेड लिंक होने जा रहा था, क्योंकि स्टेट ऑफ हर्मुज जो कि ईरान और ओमान के बीच में है, इसी बाबेल मंदेब स्टेट है जो कि यमन और जिबूती के बीच में है, इसी तरीके से स्वेज कैनाल है। ये सारे वो चीजें हैं जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन अब जिस तरीके के इसमें प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या इसको हम रियलिटी में ट्रांसलेट कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है जो तेजी से बदल रहा है वेस्ट एशिया के अंदर, जिसे कि मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है, वो एक सबसे बड़ी बाधा बनकर उभर करके आ रहा है। और इसी में यही इसका मेन इम्प्लीमेंटेशन भी होना है, क्योंकि हम UAE को कनेक्ट करेंगे सऊदी अरब और जॉर्डन के थ्रू इजराइल के साथ रेल लिंक के जरिए, और फिर इजराइल का जो हैफा पोर्ट है वहां से उसको हम ग्रीस और यूरोप के अन्य देशों तक कनेक्ट करेंगे। तो निश्चित रूप से अगर मिडिल ईस्ट में कोई जियोपॉलिटिकल चेंजेस आएगा तो इस पूरे प्रोजेक्ट का सिनेरियो और इसका पर्सपेक्टिव दोनों ही तरीके से बदल जाएगा। कई तरीके के चैलेंजेस उभरे, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड क्या है। देखिए, अब्राहम अकॉर्ड के चलते अमेरिका ने प्रयास किया कि किसी तरीके से इजराइल और जो मिडिल ईस्ट के इस्लामिक कंट्रीज हैं, OIC की कंट्रीज हैं, उनके साथ उसके रिलेशन नॉर्मल हो जाए, इजराइल को मान्यता प्राप्त हो जाए। और इसके चलते अभी यूनाइटेड अरब अमीरात और इजराइल के बीच में रिलेशन नॉर्मल हुए।
अब्राहम अकॉर्ड के अंतर्गत। फिर बहरीन ने अपने रिलेशन इसराइल के साथ नॉर्मलाइज किए, फिर इसी तरीके से सूडान ने किया, और अमेरिका का निरंतर प्रेशर बना हुआ है कि वो सऊदी अरब जो है इसराइल के साथ अपने रिलेशन को नॉर्मलाइज करे, डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम हो। लेकिन क्या इसराइल को मान्यता दे करके और फिलिस्तीन के इशू को छोड़ करके सऊदी अरब ऐसा कर पाने की स्थिति में है? और ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और इसी पृष्ठभूमि में हम देख सकते हैं कि फिलिस्तीन का जो इन्होंने मैप जारी किया है, जिसमें इसराइल को नहीं दिखाया गया है और पूरे इसराइल के भूभाग में फिलिस्तीन को दिखाया गया है, ये एक बहुत बड़ा स्टेप माना जा सकता है। क्योंकि सऊदी और अगर इसराइल के रिलेशनशिप में संबंधों में नॉर्मलाइजेशन नहीं आएगा तो निश्चित रूप से इस पूरे योजना को लागू करना इम्पॉसिबल है। और अभी दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन भी नहीं है, और सऊदी का स्टांस रहा है कि जब तक टू नेशन स्टेट का जो उनका एक प्रपोजल है, जिसमें फिलिस्तीन में की एक पूर्वी यरूशलेम के साथ एक कैपिटल हो, एक स्वतंत्र देश उभर करके आना चाहिए और इजराइल को भी मान्यता मिले, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर पैलेस्टाइन इशू जो है बहुत ही एक हार्ड नट है टू क्रैक, क्योंकि इजराइल की जिस तरीके से वहां पर एस्टेब्लिशमेंट बढ़े हैं, वहां सेटलमेंट्स नए तरीके से आए हैं, और जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो क्या तैयार होगा इस बात के लिए? यरूशलेम को उसने अपनी कैपिटल घोषित कर रखा है, क्या वो ईस्टर्न यरूशलेम को फिलिस्तीन को देने के लिए, फिलिस्तीन अथॉरिटी को देने के लिए तैयार हो जाएगा? ये एक बड़ा प्रश्न है। और साथ ही साथ जो लीडरशिप का इशू है पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में, ओआईसी में, क्योंकि टर्की जिस तरीके से इस्लामिक इश्यूज को उठाता रहा है, और फिर टर्की ने जिस तरीके से मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के आने के बाद एक अपना उसने प्रोजेक्ट लेकर के आया है कनेक्टिंग, उसमें उसने इराक को मेन रखते हुए एक रूट प्रपोज किया है कि वो एक नया जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएगा, जिसके जरिए से वो यूरोप को कनेक्ट करेगा और टर्की को नेग्लेक्ट करके कोई भी जो है प्रोजेक्ट नहीं आ सकता, ऐसा उसका मानना रहा है। तो यहाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्या सऊदी अरब अपनी लीडरशिप इस्लामिक वर्ल्ड पे खो देगा और क्या वो खोना चाहेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसी को हम इस पृष्ठभूमि में देख सकते हैं कि जिस तरीके से अभी नया मैप जारी किया गया है। फिर चाइनीज इन्फ्लुएंस बहुत तेजी से बढ़ा है मिडिल ईस्ट में, इसको आप अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में बहुत सारी कंट्रीज मिडिल ईस्ट के जुड़े हैं। जिस तरीके से ईरान और सऊदी अरब के डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब हो गए थे, एक दूसरे के यहाँ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं था, जैसी की परिस्थितियां अभी इंडिया और कनाडा में उभरती हुई दिख रही हैं, ठीक ऐसे ही वो लोग एक दूसरे से बहुत दूर चले गए। तो और एक हिस्टोरिकली भी इनमें राइवलरी रही है। ईरान जो है शिया डोमिनेटेड मुस्लिम कंट्रीज का लीडर माना जाता रहा है, और सऊदी अरब को सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड का जो है लीडर माना जाता रहा है। लेकिन उसके बावजूद दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके जिस तरीके से चाइना ने अपने इन्फ्लुएंस को दिखाया है, वो ये इस बात का इंडिकेशन है कि निश्चित रूप से चाइना का वहां इन्फ्लुएंस बढ़ा है, और क्या चाइना ऐसे किसी प्रोजेक्ट को बढ़ने देगा? और सऊदी अरब के जो दो महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है मक्का और मदीना, वहां को कनेक्टिंग एक हाईलाइट ट्रेन के जरिए से जो है कनेक्ट किया है, वो चाइनीज प्रोजेक्ट रहा है। इसी तरीके से मक्के और मदीने के अंतर्गत जहां पर वो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट भी लेकर के आया हुआ है, और उसका उसने सफलतापूर्वक जो है वहां पर डेवलपमेंट किया है। तो ये उसके इन्फ्लुएंसेस हैं जिसको हम नकार नहीं सकते हैं, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। और अभी सऊदी और अमेरिका के मिलिट्री फर्म्स के बीच में भी जो है रेथॉन जो वहां के एक बहुत बड़ी मिलिट्री फर्म है, वो उसके साथ भी संबंधों में कुछ दरार पैदा हुई है। तो ये सारे वो इमर्जिंग फैक्टर हैं जो इस बात की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि अब ये परियोजना अभी इतनी जल्दी लागू नहीं होने जा रही है, क्योंकि जब तक इजराइल और सऊदी अरब एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे, जब तक इन दोनों देशों के रिलेशन नॉर्मल नहीं होंगे, तब तक इस प्रोजेक्ट को लागू नहीं किया जा सकता है और इसको रियलिटी में ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता है। और चूंकि इस कॉरिडोर के दो बहुत इंपॉर्टेंट आप डायमेंशन कह सकते हैं, एक ईस्टर्न कॉरिडोर है जो इंडिया को मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करेगा, एक वेस्टर्न कॉरिडोर है जो हैफा के जरिए से यूरोप को कनेक्ट करेगा, और बीच का जो पूरा एरिया है जहां से यूएई से लेकर सऊदी अरब और जॉर्डन होते हुए ये पूरा रेल लिंक होगा, और इसी के चलते कॉस्ट इफेक्टिव होगा, इसी के चलते फास्टर होगा। और अगर ये एरिया सही तरीके से स्टेबलाइज नहीं रहेगा और डिस्टेबलाइजेशन बना रहेगा, तो निश्चित रूप से इस योजना को लागू करना एक बहुत बड़ी और दूर की कौड़ी की बात होगी। फिर अगर हम देखें तो सऊदी अरब के जो क्लोज पार्टनर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि इसमें एक और इम्पोर्टेंट इशू है कि इजिप्ट, और इजिप्ट ने भी अपनी चिंताएं जाहिर की हैं, क्योंकि स्वेज कैनाल पर सीधे सीधे इम्पैक्ट आएगा इस पूरे कॉरिडोर का। तो और स्वेज कैनाल के जरिए से दुनिया का लगभग 10% ट्रेड होता है, साथ ही साथ 7% जो है दुनिया का 7% जो है ऑयल ट्रेड होता है। तो
इसका एक ह्यूज जो रेवेन्यू जनरेट होता है मिस्र के लिए, कहीं ना कहीं उसको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो भारत के जो स्ट्रेटेजिकल रिलेशन इजिप्ट के साथ हैं वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, वो उसको भी भारत के लिए देखना है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इजराइल ने जिस तरीके से हैफा पोर्ट के जरिए से जोड़ने की बात करी है वो मुंबई के साथ जोड़ा जाएगा, लेकिन अगर इजराइल को ही मान्यता नहीं मिलेगी, इजराइल के ही साथ संबंध नॉर्मल नहीं होंगे, तो फिर ये लागू कैसे होगा? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एक पॉइंट ये भी ध्यान में रखने का है कि 17 अरब कंट्रीज जो हैं वो चाइना के BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़ी हुई हैं। तो चाइना अपने इन्फ्लुएंस को किसी भी स्थिति में कम नहीं होने देगा, उसका वो निरंतर प्रयास करेगा। इसलिए अब प्रयास इस बात का होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी जो भारत के कनाडा के साथ रिलेशन में स्ट्रेन आया है उसको नॉर्मलाइज किया जाए और एक बार फिर से मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर पर फोकस करते हुए भारत अपने रोल को प्ले करे। और सऊदी और इजराइल चूंकि दोनों भारत के बहुत ही मित्र देश हैं, इन दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर के आए, इनके रिलेशन को नॉर्मलाइज करे। और भारत हमेशा से फिलिस्तीन के पक्ष में भी रहा है, फिलिस्तीन का समर्थन करता रहा है। फिलिस्तीन अभी भारत के प्रधानमंत्री जब इजराइल की यात्रा पर थे तो उससे पहले उन्होंने फिलिस्तीन की भी यात्रा की थी। फिलिस्तीन ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया था। तो निश्चित रूप से भारत के रिलेशन फिलिस्तीन के साथ बहुत अच्छे हैं, सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छे हैं, इजराइल के साथ अच्छे हैं। इजराइल हमारा बहुत ही बड़ा सहयोगी है, मित्र देश है, भारत को हथियारों की आपूर्ति, टेक्नोलॉजी देता रहा है। तो भारत इनके बीच में कंसेंसस ला सकता है और जो बीच में इनके डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व कर सकता है, आयरन आउट कर सकता है। और इस पूरे प्रोजेक्ट को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के काउंटर में भारत इसको इंप्लीमेंट कराने की दिशा में एक लीडर के रूप में उभर करके आ सकता है। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।